स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th के सिविक्स का जो चैप्टर चल रहा था, चैप्टर 3 उसके पार्ट 2 पर बात कर रहे हैं। और उसमें हम बात करते हैं कि चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है, व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन। देखिए, आप देखते होंगे हर वर्ष आपका किसी न किसी तरह के इलेक्शन होते रहते हैं। कभी वो आपके लोकसभा के हो सकते हैं, कभी वो विधानसभा के हो सकते हैं, कभी कोई पंचायतों के हो सकते हैं, ग्रामीण स्वशासन की इकाई के हो सकते हैं, कभी आपकी नगरीय स्वशासन इकाई हो सकते हैं। हमारे यहाँ पर विधानसभा लोकसभाओं के जो चुनाव हैं 5 वर्ष बाद होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जो इलेक्शन है समय से पहले भी हो जाते हैं। लोकसभा विधानसभा भंग कर दी जाती है, कहीं पर राष्ट्रीय शासन होता है, जैसे भी आपका है। तो आपका पहली चीज आती है कि भाई जो आपके इलेक्शन है, अब वो इलेक्शन है वो आपके किए जाते हैं, वो आपके 5 साल में होते हैं। अब दूसरी चीज है कि इसमें वो इलेक्शन है इस एक दिन हो जाते हैं, पर्टिकुलर एक दिन, कहीं पर है कुछ अंतराल के बाद होते हैं। जिस दिन इलेक्शन होते हैं उसे कहा जाता है सामान्य चुनाव दिन या आपका जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन विधानसभा के जिस दिन या लोकसभा के जिस दिन इलेक्शन होते हैं उसे क्या कहा जाता है, उस इलेक्शन को क्या कहा जाता है, जनरल इलेक्शन कहा जाता है। और जिस दिन इलेक्शन होता है उसे आपका इलेक्शन डे कहा जाता है, जिस दिन कर्मचारियों को है अपने वोट डालने के लिए है आपको लीव है वो प्रदान की जाती है। दूसरी चीज़ है जहाँ पर है पूरे देश में है या जहाँ पर इलेक्शन किया जाता है वहाँ पर आपकी जो छुट्टी है वो घोषित की जाती है। दूसरी चीज और होती है, एक और होता है बाई इलेक्शन। इलेक्शन उपचुनाव। देखिए उपचुनाव क्या है, मान लीजिए कहीं पर कोई सीट है रिक्त हो जाती है, और रिक्त होने का कई कारण हो सकते हैं। मान लीजिए कोई आपका जिसकी कोई कैंडिडेट है उस कैंडिडेट की डेथ हो जाती है, या आपका वो रिजाइन कर देता है, या उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है और उसके बाद है वो रिजाइन करता है। तो ये सारे आधार हैं। और जब वहां पर उस क्षेत्र विशेष का, जैसे मान लीजिए मान लीजिए दिल्ली में 70 विधानसभा है, 70, किसी एक विधानसभा का कोई कैंडिडेट है, मान लीजिए चांदनी चौक, उसका एमएलए है, मान लीजिए एमपी बन जाते हैं, तो वो वहां से रिजाइन करते हैं, तो वहां चांदनी चौक का जो इलेक्शन होगा उसे क्या कहेंगे, आपका बाई इलेक्शन उपचुनाव है वो आपका कहा जाता है। उसके बाद आता है चुनाव क्षेत्र, जो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो क्या होती है। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी चुनाव क्षेत्र। जैसे किसी लोकसभा के इलेक्शन है या विधानसभा के इलेक्शन है, जैसे उत्तराखंड का, उत्तराखंड में एमपी की जो सीटें हैं वो कितनी है, 5 हैं लोकसभा की। तो पूरे राज्य को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, 5 में। विधानसभा की बात करें जैसे दिल्ली है आपका, लोकसभा की बात करते हैं 7, विधानसभा की बात करते हैं तो 70। अर्थात किसी राज्य केंद्र शासित जो भी है आपका देश, जितने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जितने सीटों में है क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, वो क्या कहलाता है, उसका निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है। हमारे यहाँ पर है क्षेत्र विशेष पर है विशिष्ट प्रतिनिधित्व प्रणाली है वो आपकी अपनाई गई है। अर्थात जो क्षेत्र विशेष के प्रतिनिधि हैं, जहाँ पर मान लीजिए हम अल्मोड़ा की बात करें, अल्मोड़ा अगर विधानसभा क्षेत्र है तो अल्मोड़ा विधायक को है चुनने वाले लोग कहाँ कौन से होंगे, जो अल्मोड़ा विधानसभा के क्षेत्र में जो मतदाता सूची में जिनका नाम दर्ज है। उसमें एक चीज का ध्यान रखा गया है, क्या, देश में जो वोट का वैल्यू है, मत का मूल्य है, वो क्या है,
समान है। और जब मत का मूल्य समान होगा तो ये कोशिश की जाती है कि हमारा कोई विधानसभा क्षेत्र है या आपका लोकसभा का क्षेत्र है वो लगभग बराबर संख्या वाला है, वो हमारा एक क्षेत्र हो। जैसे जनसंख्या क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान सबसे बड़ा है, जबकि वहां विधानसभा की सीटों की संख्या 200 है, जबकि उत्तर प्रदेश जो कि राजस्थान से है छोटा है, लेकिन वहां पर विधानसभा की सीटों की संख्या है 403 है। सॉरी 403 है। वो सब किसके कारण है? आपकी संख्या के आधार पर, अर्थात वहां पर वोटरों के आधार पर, आपके मतदाताओं का। दूसरी चीज है, अब जितनी आपकी ये सदस्य हैं विधानसभा के, उतनी ही क्या कही जाती है? आपकी सीटें कही जाती है। सीट कही, जैसे हमने एग्जांपल दिया था हरियाणा विधानसभा का, जहां पर लोक दल ने कितनी सीटें जीती थी? 60 सीटें। ठीक है, तो ये आपका सीटों का मैटर है। उसके बाद बात करते हैं हम आरक्षित या आपका आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, अर्थात जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है उन पर बात करते हैं। रिजर्व देखिए, रिजर्व का जो आपका पैमाना है क्यों बनाया गया? आरक्षित क्षेत्र प्रत्येक क्षेत्र में है, जनता के द्वारा है, अर्थात जो हमारे मतदाता हैं उनके द्वारा अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। दूसरी चीज है, यदि ये आपका जो मुकाबला है यदि खुला रहेगा सारी जगह ही, वैसे तो बहुत जगह खुला है, लेकिन यदि आपका वहां रहेगा, मान लीजिए आपके इलेक्शन किसके हो रहे हैं? विधानसभा के इलेक्शन या लोकसभा के इलेक्शन, खुला मत आपका यदि आपका चुनाव होगा तो वहाँ क्या होगा? जो धन बल वाले हैं, बाहुबल वाले हैं, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, उन्हीं का प्रतिनिधित्व है वहाँ क्या होगा? अधिक होगा। क्योंकि सभी देश में सभी संसाधन सबके पास बराबर नहीं है। हर कोई व्यक्ति है क्षेत्र के आधार पर है, कोई बहुत सारे पिछड़े हुए हैं। तो उसके लिए हमारे संविधान में है ये व्यवस्था की गई कि जो हमारे लोकसभा की जो सीटें हैं वो है देश में 543। अब इन 543 में जो संविधान में है SC अनुसूचित जनजाति, इसको 16% आरक्षण दिया, अर्थात उसमें 84 सीटें। ST अनुसूचित जाति, ST आपकी अनुसूचित जनजाति, जो जनसंख्या के अनुपात में दिया है आपका, इनकी जनसंख्या अनुपात है अब आपका 8.6% है, तो उस समय जो दिया आपका उसके अकॉर्डिंग है इनकी सीटों कितनी है? 47 सीटें हैं। ओबीसी के लिए है, उसमें सीट है वो आरक्षित नहीं की गई। वो किस लिए की गई? आप देखिएगा, ये इतने सारे लोग हैं, मान लीजिए हम गरीब और अमीर के साथ है, यदि आपका बराबरी पर इलेक्शन करा दिया जाए तो एक व्यक्ति है जो करोड़ों खर्च कर सकता है और एक व्यक्ति है जो 20,000 भी नहीं कर सकता है, तो उसको कैसे आगे बढ़ने का मौका मिल पाएगा? और जो एक हमारा बहुत बड़ा तबका है, जैसे मान लीजिए इन्हीं की बात करें, SC और ST की बात करते हैं, यदि इतना क्षेत्र ये जो प्रतिनिधित्व करते हैं 30 करोड़ लोगों का है, तो इन 30 करोड़ लोगों की बातें हैं, 30 करोड़ लोगों की जो आवाज़ है संसद तक नहीं पहुंच पाएगी। अर्थात जहां हमारा जो शासन व्यवस्था चलाने की आपके पास जो ढांचा है उस ढांचे में है, कैसे बात हो पाएगी? उसकी आवाज़ है वो नहीं सुन पाएगी, और जब आवाज़ नहीं हो पाएगी तो उनका विकास कैसे हो पाएगा? तो इसके लिए आरक्षण की व्यवस्था है वो आपकी की गई है। दूसरी चीज़ है, ये आरक्षण की व्यवस्था है यही नहीं, आपका पंचायतों में भी की गई है। पंचायतों में है वहां पर SC को भी
एसटी को भी और ओबीसी को, अन्य पिछड़े वर्ग को भी आरक्षण की प्रावधान किया गया है। और साथ ही साथ है महिलाओं के लिए 1/3 सीटें हैं रिजर्व रखी गई हैं। अब रिजर्व रखने का मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए ये 47 सीट है, इन 47 सीटें यदि अनुसूचित जनजाति एसटी के लोगों के लिए है तो इन पर चुनाव है केवल और केवल एसटी वाले ही लड़ सकते हैं और वो ही प्रतिनिधि के रूप में चुन करके जाते हैं। 84 जो अनुसूचित जाति एससी के लिए है उन पर वही लोग हैं चुनाव लड़ सकते हैं और जीत करके है आपका संसद में पहुंचते हैं। बाकी जो सीट हैं इनके अलावा 84 और 47 के अलावा है बाकी सीटों पर है सभी लोग हैं चुनाव लड़ सकते हैं, चाहे वो एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे आपका ओबीसी हो, चाहे आपका अनरिजर्व हो। तो इन सारी चीज़ें हैं वो किसके लिए की गई, हमने आपकी आरक्षित की व्यवस्था है वो इसीलिए की गई है कि वहाँ पर है सभी लोग हैं उनका भी प्रतिनिधित्व आपका हो सके। उसके बाद आता है आपका मतदाता सूची, वोटर लिस्ट। मतदाता सूची वोटर लिस्ट। देखिए वोटर लिस्ट इसको कौन जारी करता है, जब आपका विधानसभा का चुनाव हो और या लोकसभा का चुनाव हो तो भारत का निर्वाचन आयोग करता है। और यदि आपके पंचायतों का चुनाव हो, चाहे ग्रामीण स्वशासन का हो या नगरीय अर्थात पंचायत का हो या म्यूनसिपैलिटीज़ का हो, तो वहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग है उसकी एक सूची तैयार करता है। और सूची कौन सी होती हैं, जिस क्षेत्र का होता है उस एक भौगोलिक क्षेत्र के जो जिनकी एज है वो कितनी है 18 ईयर, 18 वर्ष या उससे अधिक है, उनका मतदाता सूची में है नाम दर्ज किया जाता है, जो कि है अपने प्रतिनिधियों का है वो चुनाव कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जैसे मान लीजिए वहाँ आपके नहीं रहते हैं, कहीं आपका कहीं दूसरी जगह रहने लगे हैं तो उनका मतदाता सूची से नाम भी हटाया जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे पहले 16 ईयर के हैं, पहले 17 के थे, वो 18 में अगर आते हैं तो उनको शामिल किया जाता है। दूसरी चीज़ है हर 5 वर्ष के बाद रिवाइज किया जाता है इसका, अर्थात पुनर्नवीनीकरण किया जाता है या इसको नवीनीकरण। वोटर लिस्ट का है वो आपका किया जाता है। दूसरी चीज़ देखेंगे इस वोटर लिस्ट में है वो आपका कोई एक गरीब है, अमीर है, ऊंच नीच जो भी है, आपका ग्रामीण है, शहरी है, शिक्षित है, अशिक्षित है, अपनी ज़रूरतों के अनुसार हैं समाज के निर्माण में अपना योगदान देते हैं। दूसरी चीज़ है जो व्यक्ति जिसकी एज 18 वर्ष से अधिक है वो व्यक्ति है आपका मतदाता है अर्थात वोट डाल सकता है, लेकिन जिसकी एज 25 वर्ष या अधिक है वो चुनाव लड़ सकता है। पंचायतों में है ये एज है 21 है, तो वो आपका है किसके लिए है आपका किया गया है वो आपको वोट डालने के लिए। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि आपका जो वोटर लिस्ट है, पहले तो आपकी वोटर लिस्ट है नाम वाइज थी, लेकिन आज के समय है वो वोटर लिस्ट कैसी है जिसमें मतदाताओं के फोटो हैं वो भी आपके दिए हैं, जिससे कोई व्यक्ति है आपका दूसरे का वोट है वो आपका नहीं डाल सके। उसके साथ साथ है आपके पहचान पत्र अर्थात वोटर आईडी है वो भी जारी की गई है चुनाव आयोग के द्वारा है। और उसके अलावा है 16 और ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिनको चुनाव में वैलिड किया जाता है, अगर वो हैं तभी आप वोट डाल पाते हैं अन्यथा नहीं। जैसे कि आपका वोटर आईडी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड है, बैंक की पासबुक है, इस तरह का बिजली का बिल है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं जिनके आधार पर आपका इलेक्शन में आप भाग ले सकते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका उम्मीदवारों का नामांकन, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट। उम्मीदवारों का
नामांकन। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। देखिए आपका उसके बाद है उम्मीदवारों का है नॉमिनेशन फॉर्म है वो आपका भरा जाता है, और नॉमिनेशन में मैंने पहले बताया वो कौन है, वो लोग हैं वो भाग ले सकते हैं कि हमारे पास उम्मीदवारों के पास है विकल्प भी होना चाहिए। दूसरी चीज़ है चुनाव लड़ने में है कोई बंदिश है वो आपका नहीं होना चाहिए, और जिसकी एज 18 वर्ष से अधिक है वो आपका चुनाव कर सकता है, वोट डाल सकता है, और जिसकी एज मैंने बताया 25 से अधिक है वो आपका चुनाव लड़ सकता है। साथ ही साथ है जो पंचायत चुनाव है उसमें जिसकी एज है 21 ईयर है वो चुनाव आपका लड़ सकता है। लेकिन कहीं पर आप देखेंगे आपके मनोनयन की प्रक्रिया भी है, जैसे राज्यसभा में 12 सीटें हैं मनोनयन की जाती हैं। राज्यसभा में कितनी 12 सीटें। लोकसभा में पहले 2 सीटें की जाती थी आपका एंग्लो इंडियन के लिए, लेकिन वो आपकी वर्तमान में समाप्त कर दी गई हैं। दूसरी चीज़ है जहाँ विधान परिषद है तो वहाँ भी आपका नॉमिनेशन है आपका, अर्थात आपका कुछ हैं वो उनका मनोनयन किया जाता है। लेकिन इनसे चुनाव लड़ने पर भी है जो सुप्रीम कोर्ट ने है कुछ गाइडलाइन जारी की, उस गाइडलाइन के तहत है जब भी कोई चुनाव लड़ता है तो अपने विषय में कुछ जानकारी देनी होती है। और वो जानकारी क्या क्या होती है? सबसे पहले ये होता है कि कोई कैंडिडेट है आपके खिलाफ कितने मुकदमे चल रहे हैं, किसमें आप कन्विक्टेड हुए, किसमें आपको सजा हुई है, इस तरह की बातें हैं। अर्थात उम्मीदवार के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले, दूसरा है कि भाई आपके पास संपत्ति कितनी है, आपके नाम कितनी है, आपकी वाइफ के नाम कितनी है, आपके बच्चे के नाम कितनी है, अर्थात परिवार के जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी है, आपके एसेट्स हैं, वो सारी स्वयं व परिवार के सदस्यों की संपत्ति का ब्यौरा। तीसरा है सुप्रीम कोर्ट ने रखा कि भाई हर व्यक्ति को जानने का अधिकार है, हमारा मौलिक आपका अधिकार है, तो आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है तो उसकी भी जानकारी देनी होगी। शैक्षिक योग्यता एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जिससे व्यक्ति है जो भी वोटर है वो ये जान सके कि इसके कितने क्रिमिनल केसेस हैं इसके खिलाफ, परिवर्तित संपत्ति कितनी है, शैक्षिक योग्यता क्या है, कोई व्यक्ति किस आधार पर देना चाहता है, कोई शैक्षिक आधार पर वोट करना चाहता है, कोई आपके प्रॉपर्टी के आधार पर करना चाहता है, कोई आपके आपराधिक प्रवृत्ति वालों को है नहीं करना चाहता है, तो उस व्यक्ति को जानने का अधिकार होना चाहिए कि इनके खिलाफ क्या क्या केसेज हैं। और ये को सुप्रीम कोर्ट ने आपका है उनके लिए गाइडलाइन जारी की, उसको है हमारे निर्वाचन आयोग ने लागू किया। और यदि आप सोचते हैं कि ये सारी सूचना है, यदि कोई गलत देता है, आपको एक एफिडेविट देना होता है, शपथ पत्र कि मेरे खिलाफ कोई केस नहीं है इस तरह का आपका, यदि ये सारी चीज़ें यदि कहीं किसी गलत निकलता है तो चुने जाने के बाद भी उसके निर्वाचन को रद्द है वो कर दिया जाता है। अब उसके बाद है हम बात करते हैं उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता। क्या इस उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता है वो रखी जानी चाहिए? हम देखते हैं कि शैक्षिक योग्यता की बात करते हैं, जैसे क्रिकेट में यदि हम शैक्षिक योग्यता की बात करें, क्या कोई शैक्षिक योग्यता है क्या? सचिन आपका मान लीजिए हम 10th पास थे, और क्योंकि वहाँ खेलने का हुनर आना चाहिए, जब वहाँ शैक्षिक योग्यता है उसका कोई महत्व नहीं है, वहाँ खेलने के आधार पर वो आपका क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, किस वजह से आपका उसके खेलने के आधार पर, तो यहाँ भी शैक्षिक योग्यता है वो आपकी नहीं रखी जानी चाहिए। पहला तर्क आपको ये देते हैं। दूसरा है कि भाई जैसे
हमारे बहुत सारे जो रोजगार हैं, चाहे वो आपके निजी क्षेत्र में हो चाहे सार्वजनिक क्षेत्र में है, कहीं योग्यताएं रखी जाती हैं। जब हम सभी के लिए योग्यताएं रखी जाती हैं तो क्या उनको भी योग्यता है नहीं रखी जानी चाहिए, या अर्थात रखी जानी चाहिए। क्यों रखी जानी चाहिए? क्योंकि वहाँ उनको देश चलाना होता है, देश की स्थिति है, देश की आपका शासन व्यवस्था है, वो संचालन करना होता है। लेकिन दूसरा इसमें तर्क दिया जाता है कि आपका ये ठीक है, लेकिन वहाँ जनता हर रोज़ उनकी परीक्षा लेती है, तो वही व्यक्ति है सफल माना जाता है, चाहे वो आपका शैक्षिक रूप से कितना भी संपन्न हो या आपका निम्न श्रेणी का हो। यदि वहाँ जनता है उसके कार्यों से खुश होकर के यदि उसको आगे है फिर आपका मौका देती है तो उसको पास माना जाता है। दूसरी चीज़ है कि हमारे यहाँ पर योग्यता की शर्त लगाना है, वो भी एक तरह से कहें नाइंसाफ़ी है, क्योंकि आर्टिकल 14 का वायलेशन होगा, आपका 14 का उल्लंघन होगा। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति है आपको समानता का अधिकार है। जब आपको शैक्षिक आधार पर रोक दिया जाएगा तो देश का बहुत बड़ा तबका है जो कि हमारा शैक्षिक दृष्टि से अभी भी पिछड़ा हुआ है, तो जहाँ वो लोग हैं वो आगे कैसे आ पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्शन कैंपेनिंग, आपका चुनाव अभियान। चुनाव अभियान इलेक्शन कैंपेन। देखिए, जब आपके चुनाव होते हैं उसके नई नई घोषणाएं होती हैं। हर पार्टी है अपना घोषणा पत्र है वो आपका जारी करता है। कोई किसी तरह की बात करता है, जैसे कि अभी कुछ समय पहले सिक्किम में जब आपके इलेक्शन हुए तो उन्होंने है मिनिमम है आपका रोज़गार देने की बात की, हर घर से है एक को रोज़गार देने की बात की। कुछ है आपके कहीं पे कर्ज माफ़ी का है वो घोषणा करती है। तो आपके जो चुनाव संबंधी है हर पार्टी अपना डिक्लेरेशन देती है। और एक चीज़ और है, जिस दिन कैंडिडेट हैं फाइनलाइज होते हैं उस दिन से और जिस दिन चुनाव होते हैं उसमें जो अंतराल है वो कितना होता है, 1 से 2 वीक का होता है, सप्ताह का होता है। और जिस दिन इलेक्शन कमीशन है आपके जो चुनाव की तिथि निर्धारित करता है उसके 45 डेज 45 दिन के भीतर है वो आपके चुनाव होते हैं। दूसरी चीज़ है, और उस दिन से जिस दिन घोषणा की जाती है उसी दिन है आपका आचार संहिता है, कोड ऑफ कंडक्ट है वो आपका लागू हो जाता है, जिसमें आप कोई नए कार्य हैं आपके नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ है, आप सोचते होंगे कि हमें चुनाव के लिए कितना मिला आपका, 1 से 2 सप्ताह अर्थात 14 दिन। लेकिन आप देखोगे बहुत सारी पार्टी ऐसी होती हैं जो महीने भर पहले इलेक्शन शुरू कर देती हैं, आपका चुनाव प्रचार शुरू कर लेते हैं। और यहाँ तक भी छोड़ दीजिए, अगर बूथ स्तर पर भी जो कार्य करती हैं बहुत सारी पार्टियाँ हैं वो सालों पहले कार्य करती हैं। जैसे वर्तमान में पश्चिम बंगाल में आपका बहुत सारी पार्टियां हैं, कई साल से हैं चुनाव संबंधी मेहनत हैं, चुनाव संबंधी कार्य हैं वो लगातार हैं आपके कर रहे हैं। अब उसमें है अलग अलग हर घोषणा करते हैं। जैसे कि हम इंदिरा गांधी जी की बात करते हैं। इंदिरा गांधी ने है 1971 में जब चुनाव हुआ लोकसभा का, तो चुनाव प्रचार में चुनाव अभियान में है घोषणा की कि देश में गरीबी मिटाओ का नारा है वो दिया गया। और निम्न वर्ग में इतनी पहुंच या पैठ बढ़ाई कि उनको इलेक्शन में बहुत भारी बहुमत है वो आपका प्राप्त हुआ। जब 1975 में है इमरजेंसी लागू की गई देश में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा, तो जब 1977 में जब चुनाव कराए गए तो आपका जो लोक नारायण थे और मोरारजी देसाई है उन्होंने अपनी अलग पार्टी के लिए आपका लोकतंत्र बचाओ के नारे के आधार पर, लोकतंत्र के खतरे के आधार पर, नागरिकों की आज़ादी के आधार पर चुनाव लड़ा और उन्होंने चुनाव में है वो आपकी विजय प्राप्त की।
फिर 1977 के चुनाव में आपका पश्चिम बंगाल में है, जो वामपंथी दल हैं या हम उसको कहते हैं लेफ्ट जो फ्रंट है, उस लेफ्ट फ्रंट ने 1977 में ही आपका पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा लेफ्ट फ्रंट, और उससे पहले ही 1977 में है जेपी नारायण ने लोकतंत्र बचाओ, वह आपका दूसरा था नागरिकों की आज़ादी, क्योंकि उस समय नागरिकों की आज़ादी खतरे में थी। मैंने उसके लिए भी एक वीडियो आपको डाल रखा है, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, उसको आप देख सकते हैं कि किस तरह का वहाँ पर है वो काम किए गए, कौन कौन सी हमारे जो अधिकार हैं वो छीन लिए जाते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। तो उसके आधार पर उन्होंने चुनाव लड़ा। और जो वाम मोर्चा था, और उसके बाद है एक और आपका है 1983 का चुनाव, जो तेलुगु क्षेत्र है वहाँ पर एक आपका नारा लगाया गया वाम उसके द्वारा है, तेलुगु देशम पार्टी के द्वारा, तेलुगु देशम, जिसके जो अध्यक्ष थे एनटी रामाराव थे। उन्होंने आपका तेलुगु का स्वाभिमान बचाने का नारा है वो दिया गया, और वो आपका सब लोगों ने है उनके आधार पर है लोगों को अपनी ओर है वो आकर्षित किया, और आपका इच्छित परिणाम है वो आपको प्राप्त किया। ये है आपका चुनाव अभियान कि भाई किस तरह से है चुनाव अभियान कर सकते हैं। उसके बाद है कि ये सारे काम तो करती हैं पार्टियां, लेकिन कौन कौन से कार्य नहीं कर सकती हैं, या उम्मीदवार कौन कौन से कार्य नहीं कर सकते हैं। पार्टी व उम्मीदवार क्या नहीं कर सकते। जैसे वोटर को है आपका कोई रिश्वत देना आपका, या आपका है उनको कोई धमकी देना, डराना धमकाना, वो कार्य नहीं किया जा सकता। यदि किया जाएगा और यदि उसका पता लगता है, वैसे जो अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है वो अलग मैटर है, लेकिन अगर किया जाएगा तो यदि वो उसका पता लगता है तो उसका जीतने के बाद भी मैंने कहा उसका निर्वाचन है, अर्थात उसकी कैंडिडेटशिप है वो क्या कर दी जाती है, रद्द कर दी जाती है। पहला है मतदाता को रिश्वत देना या आपका डराना धमकाना, कोई धमकी देना, ये कार्य नहीं किया जा सकता। दूसरा है किसी को जाति धर्म के आधार पर वोट मांगना, पहले किए जाते हैं लेकिन इलेक्शन के समय नहीं किए जाते हैं। जाति व धर्म के आधार पर वोट मांगना। नेक्स्ट है चुनावों में सरकारी संसाधनों का उपयोग करना। सरकारी संसाधनों का उपयोग करना। इसको भी मैंने उसे राष्ट्रीय आपात वाले जो वीडियो है उसमें बताया है किस तरह से कि इंदिरा गांधी पर जो आरोप लगा कि उन्होंने अपना इलेक्शन है 1971 का इलेक्शन है, सरकारी संपत्ति का, सरकारी मशीनरी का उपयोग किया है,
और उस मशीनरी के आधार पर है उनको चुनौती दी गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने है उनका निर्वाचन है वो रद्द किया गया और उसी के परिप्रेक्ष्य में बाद में इमरजेंसी लगाई गई। तो उसमें बताया गया है मैंने किस तरह से आपका, तो ये भी आपका नहीं किया जा सकता। फिर है नेक्स्ट खर्च की सीमा। निर्वाचन आयोग ने है खर्च की एक सीमा बनाई है, जैसे कि वर्तमान में लोकसभा क्षेत्र में जो सामान्य निर्वाचन क्षेत्र है वहां पर एक कैंडिडेट है 70 लाख 70 लाख। छोटे जो राज्य हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, हमारे नॉर्थ वाले राज्य हैं, वहाँ खर्च की सीमा है वो कितनी है 54 लाख। विधानसभा के चुनावों में यदि विधानसभा का चुनाव होता है तो वहाँ खर्च की सीमा 28 लाख 28 लाख। और यदि वही नॉर्थ ईस्ट के राज्य या आपके नॉर्दर्न वाले राज्य हैं वहाँ खर्च की सीमा है वो कितनी है 20 लाख। यदि इससे अधिक खर्च किया जाता है तब भी आपको इससे अधिक खर्च नहीं करना होता है। यदि किया जाता है और वो आपका साबित होता है तो वो निर्वाचन है वो आपका, जैसे इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि आरजेडी ने 2018 में अपना ऑडिट रिपोर्ट जमा नहीं की थी इसी खर्च को संदर्भ में। तो चुनाव आयोग ने उस समय धमकी दे दी थी कि यदि आप नहीं जमा कराते हैं तो हम आपकी पार्टी की सदस्यता रद्द कर देते हैं, और वो आपको करने ही वाले थे तो उन्होंने ये काम किया। तो ये सारी चीज़ है तो हम इस पर आपका बनाया हुआ है। उसके बाद आता है एक आपका आचार संहिता। देखिए आचार संहिता क्या है, आपका कोड ऑफ कंडक्ट। आचार संहिता है जब चुनाव होते हैं, चुनाव से पहले जब जिस दिन है इलेक्शन कमीशन है ये निर्धारित करता है, ये डिसाइड करता है, जिस दिन घोषणा करता है कि किस डेट में है, कहाँ पर कब इलेक्शन है, उसी दिन से आचार संहिता लागू हो जाती है। और उस आचार संहिता में है बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं। उन रिस्ट्रिक्शन में है जैसे कि चुनाव प्रसार के लिए किसी धर्म स्थल को, जैसे मस्जिद है, मंदिर है, आपका गिरजाघर है, चर्च है, तो उसको गुरुद्वारा है उसको उपयोग नहीं किया जा सकता। जैसे आचार संहिता में क्या नहीं किया जा सकता। पहला है किसी धर्म स्थल को चुनावी क्षेत्र नहीं बनाया जा सकता, अर्थात उसे प्रचार का स्थान है वो आपका नहीं बनाया जा सकता। दूसरा है कि आपका सरकारी वाहनों का है वो आपका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सरकारी मशीनरी का प्रयोग नहीं। जैसे कोई मंत्री है चुनाव प्रचार के लिए सरकारी जो हेलीकॉप्टर है उसका यूज है वो आपका नहीं कर सकता। नेक्स्ट है चुनाव से पहले बहुत सारे जो ऐसे हम कुछ जो जनता से जुड़ी हुई ऐसी कोई नीतिगत फैसले नहीं कर सकते। नीतिगत फैसले नहीं। जैसे नई कोई योजना बनाना, किसी पुल का उद्घाटन करना, कोई नई नौकरियों का है वो निकाला जाना है, कोई नए अपॉइंटमेंट है वो जारी करना, ये सारे कार्य आपके नहीं किए जाते। तो ये था हमारा सेकंड वाला पार्ट। कैसा लगा आपको? ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।